जब देश और देश में जो व्यवस्था है, न्यायपालिका को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए, अपने सीमा में बांध रखने के लिए अगर व्यवस्था नहीं होता है तो सवाल जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। कई जजों का ऑब्जर्वेशन होता है जो उसके ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन दे करके एक तरीके से उनके सोच उजागर करते हैं और समाज में इसका विरोध भी होता है। मैं जब भी जुडिशरी के साथ मेरा वार्ता होता है, जजों के साथ में मेरा बातचीत होता है, मैं बहुत फ्री एंड फ्रैंक तरीके से उनको कहता हूं, अगर जजेस अपने जो भी कहने का है वो अगर उनके ऑर्डर के तहत, ऑर्डर के जरिए कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि टिप्पणियों से। आप जज होकर के आपको नहीं पता वहां जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या होते हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी एक जज ने कहा कि इतने दिनों के अंदर में सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड मेडिसिन दे दो, एम्बुलेंस दे दो, ऑक्सीजन दिला दो। उतना हमारा पास पर्याप्त होना चाहिए, एक देश का अपना क्षमता होता है, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज होता है। नमस्ते, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। ये वक्तव्य आपने भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी का सुना। ये वक्तव्य है साबरमती संवाद का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य द्वारा 17 अक्टूबर को। और इसमें जो पॉइंट किरण रिजिजू जी ने उठाए वो भारत के लिए और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था की बात करते हैं तो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर न्यायपालिका का जो रोल रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कोई भी डेमोक्रेसी हो। जहाँ पर न्याय अगर लोगों को तय समय सीमा पे या न्याय संगत न्याय अगर ना मिले तो वो डेमोक्रेसी ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाती है। ये सब हम लोगों ने इतिहास से सीखा है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट किरण रिजिजू जी ने रखे वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मोटे मोटे 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है जुडिशियल एक्टिविज्म का। कई बार हमने देखा है कि जो भारत की न्यायपालिका है वो एक एक्टिविस्ट होकर काम करती है। वो कई केसों के अंदर जो कि उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं आते, उसकी सीमा के अंदर नहीं आते, उसमें भी वो स्वयं संज्ञान लेकर कई बार भारत की सरकार के बनाए हुए कानूनों के अंतर आकर उसको रोकती है या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, ओरल ऑब्जर्वेशन का उन्होंने एक पॉइंट रखा कि जुडिशरी का काम है जो भी केस आए उस केस को सुने, उसमें 4-10 लाइनों का या जो भी है लिखित में ऑर्डर, जो भी उनका न्याय हो वो लिखित में होना चाहिए। कई बार हमने नुपुर शर्मा के केस में देखा, अभी कुछ दिनों पहले जस्टिस धूलिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, हिजाब केस की जब सुनवाई कर रहे थे तो उनका एक मौखिक ऑब्जर्वेशन आया था। तो ये जो मौखिक ऑब्जर्वेशन होते हैं ये एक्चुअली कोई जजमेंट नहीं होते, लेकिन इसका प्रभाव भारत की राजनीति पर, लोगों के मनों पर, सरकार के अपने सिस्टम पर ज़रूर पड़ता है और बहुत प्रभाव डालता है। इससे जुडिशरी को दूर रहना चाहिए। और तीसरा, फाइनेंशियल प्रैक्टिकलिटी और डिफ़िकल्टीज़ जो एक कार्यपालिका की जो होती हैं उसको जुडिशरी को, न्यायपालिका को उसको समझना चाहिए। क्योंकि आप कोर्ट में बैठ के जो डिसीज़न देते हैं वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, उसमें फाइनेंस की क्या व्यवस्थाएं कितनी जल्दी क्या हो सकती हैं, इसकी जानकारी नॉर्मली कोर्ट में बैठे हुए जजेस को नहीं होती है।
उन्होंने एग्जाम्पल भी जैसे दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कोरोना कालखंड की, जब हाई कोर्ट ने बोला कि आप 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। अब 24 घंटे के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंसेस और ऑक्सीजन की व्यवस्था करना क्या फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्स या जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उस सरकार के पास में, उसको बिना समझे आप इस तरीके के जो आदेश देते हैं, उससे जनता के बीच में एक बहुत गलत मैसेज जाता है। और जो चौथा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जजेस अपॉइंट जजेस इन इंडिया ओनली। देयर इज नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड, नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस प्लैनेट which practically using that particular sort of appointment of judges, कि जहाँ पर जज को अपॉइंट करता है, वेदर इट इज़ एन अमेरिकन डेमोक्रेसी और यूरोपियन डेमोक्रेसी। अमेरिका के अंदर मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर जब नाम जाते हैं जजेस के, तो वहाँ पर उनकी जो सीनेट होती है वो उन नामों पे वोट करती है। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जज के तौर पे अपॉइंट होता है। सीनेट का मतलब आप समझ लीजिए, भारत की व्यवस्था के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा दोनों को मिला लें या दोनों को अलग अलग रखें, उस ढंग से वोट पड़ते हैं, तब जाके जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। इवन इन ब्रिटेन के अंदर जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें कुछ एमिनेंट पर्सन बहुत ज़रूरी होते हैं। एमिनेंट पर्सन नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ लॉ, जो वकील नहीं है, जो कभी जज नहीं रहे हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण लोग होते हैं। उससे उनका मानना है, उससे स्कोप रहता है कि हम हमेशा अपनी न्यायिक व्यवस्था में कोई ना कोई अच्छा सुधार कर सकें। लेकिन भारत में ही जज को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो नवंबर में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं मिस्टर DY चंद्रचूड़, उनके फादर YB चंद्रचूड़ भी CGI रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के CGI या सुप्रीम कोर्ट के जज ही अपने भतीजों को, अपने भांजों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनाएंगे? चूँकि आजकल जो हमने देखा है 15 अगस्त की प्राचीर में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर संकेत दिए थे। मैंने उस विषय में एक वीडियो भी बनाया था। उन्होंने राजनीतिक परिवारवादी व्यवस्था के अलावा भारत के जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर जो परिवारवाद की व्यवस्था चल रही है उसके बारे में भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। उससे ये संकेत थे कि आने वाले कालखंड में भारत के अंदर परिवारवादी व्यवस्था जिस भी भारत के राष्ट्र के इंस्टीट्यूशनों पे हावी है, उसको कहीं ना कहीं ये सरकार जिम्मेदारी के साथ उसके ऊपर काम करने वाली है। वो किरण रिजिजू ने अपना ये वक्तव्य देके आज क्लियर कर दिया है। पहले वो नरेंद्र मोदी जी का थोड़ा सा भाषण छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसको शुरू करते हैं। ये आपके लिए। भाई भतीजावाद, और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है। चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि संविधान और संविधान में भारत की न्यायिक व्यवस्था को कितने अधिकार और किस ढंग से उसका व्याख्यान किया गया है। 1993 तक जो व्यवस्था भारत के अंदर थी जजों के अपॉइंटमेंट की, उसमें बहुत ही साफ था कि CGI और उनकी बेंच के कुछ जजेस मिल के कुछ नामों को रिकमेंड करते थे। वो रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जाती थी, वहाँ पर कंसल्टेशन होता था, वहाँ पर सुझाव दिए जाते थे, CGI के सुझाव लिए जाते थे, उनकी बेंच के सुझाव लिए जाते थे, आपस में संवाद होता था। फिर जब नाम पे मोहर लग जाती थी तो वो PM ऑफिस जाता था। PM ऑफिस जाने के बाद में वो नाम
राष्ट्रपति के साइन के बाद उनका अपॉइंटमेंट भारत में एज ए जजेस हो जाया करता था। तो ये कॉलेजियम 1993 के बाद आया। और 1993 के बाद कॉलेजियम सिस्टम की जब शुरुआत हुई तो उसमें बदला क्या? उसमें जो कंसल्टेशन था सीजीआई का भारत सरकार के साथ में, एग्जीक्यूटिव के साथ में, कार्यपालिका के साथ में, वो सुझाव हो गया, वो कंसल्टेंसी हो गया, कॉन्करेंस, कि उसमें उस सुझाव को बना दिया गया कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी जो बेंच है, जिन्होंने नाम को रिकमेंड किया है, वही नाम ही भारत में उन्हीं लोगों को ही जज का अपॉइंटमेंट उन्हीं लोगों का किया जाएगा। क्योंकि जब रिकमेंडेशन जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में, अगर वहाँ पर सहमति नहीं है तो वो रिकमेंडेशन वापस जब सुप्रीम कोर्ट आएगी, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच और सीजीआई की सहमति नहीं बनती है, वो दोबारा अगर उन्हीं नामों को भेज देते हैं तो वो अपने आप वो अपॉइंटमेंट मान लिए जाएंगे। इसमें भारत की एग्जीक्यूटिव या सरकार के हाथ में कुछ नहीं होगा। तो कॉलेजियम सिस्टम ने एक्चुअली किया क्या, जो सीजीआई का जो सुझाव था, जो कंसल्टेंसी थी, वो कॉन्करेंस बन गया, वो मजबूरी बन गई। उसके बाद में जब सत्ता परिवर्तन 2014 में हुआ, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल का। उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर जज, मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 जज हो गए, यूनियन लॉ मिनिस्टर, भारत के कानून मंत्री, साथ में 2 एमिनेंट पर्सन, 2 ऐसे व्यक्ति जो कि भारत में महत्वपूर्ण हैं, उनका अपॉइंटमेंट होगा। वो अपॉइंटमेंट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस NJAC की व्यवस्था में ऐसा लग रहा था कि यहां पर चेक एंड बैलेंसेस जो है वो लगभग ठीक है, किसी का कॉन्करेंस नहीं है इसमें अपॉइंटमेंट के अंदर, सबका बैलेंस बना के रखा गया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो भारत के 2 एमिनेंट लोग हों, जिनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन करेंगे। इस चीज को भारत की सुप्रीम अदालत ने 2014 में रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा, हमने उससे पहले कभी भी ये नहीं देखा था कि किसी भी देश में या भारत के अंदर कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस देश के अंदर होती हुई देखी। 8 साल तक भारत की सरकार ने हर तरीके का सहयोग भारत की सुप्रीम अदालत के साथ किया, भारत की न्यायिक व्यवस्था के साथ किया। जबकि हमने कई बार देखा, चाहे वो CAA कानून हो, जहां पर दिल्ली के अंदर प्रायोजित दंगे कराए गए जिसमें लगभग 55 लोगों की हत्याएं हुई, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जो लगभग 1 से 1.5 साल तक दिल्ली को बंधक बना के रखा जिस आंदोलन ने, खालिस्तानी समर्थकों ने लाल किले में क्या किया, कैसे दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैलाई गई। किसी भी केस में भारत की सुप्रीम अदालत ने कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में जहां पर भी उनको लगा हमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, तो भारत की जनता और देश को लगा कि ये कहीं कुछ ना कुछ सेलेक्टिव चीजें भारत की अदालत करती हुई दिख रही है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, भारत के न्यायपालिका के ऊपर को हम एब्यूज नहीं कर सकते। हाँ, हम क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करने का अधिकार तो हर एक व्यक्ति को है, लेकिन एब्यूज करना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, अपनी जुडिशरी को ठीक नहीं है। तो ये सब जब एक माहौल देश के अंदर है इस समय, तो उस माहौल को देखते हुए भारत की न्यायपालिका के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, जिसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके से
भारत की न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाने का किसी को कोई अवसर ना मिले। चेक एंड बैलेंसेस इतने मजबूत होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक कारणों से भारत की न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाने का अवसर ही ना मिले। तो अगर उस लिहाज से देखें तो भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन रिफॉर्मों की आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हमारे आपके लिए, इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि हम जिस ढंग से इस समय विश्व के नई व्यवस्थाओं के अंदर एंट्री ले रहे हैं, ये कालखंड जो है ये परिवर्तन का कालखंड है, ये रिफॉर्म का कालखंड है। इसमें हमको आपको ये डिसाइड करना है कि हमें अपने राष्ट्र को किस दिशा के अंदर लेके जाना है। तो ये एक संकेत जो भारत के कानून मंत्री के द्वारा दिया गया है 17 अक्टूबर को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी अगर कोई भी राय हो तो उस राय को ज़रूर आप लोग शेयर करें। और ये वीडियो अगर आपको इस विषय के अंदर कुछ जानकारी उपलब्ध कराता है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। जय श्री राम।